Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of October 2021। 21 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जो इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, जो सीसेट कोर्स की लिंक है, वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लगता है उनका सीसेट खराब है या सीसेट वीक है, तो यहाँ पे पूरे मैथ्स के जितने भी लेक्चर्स तो कराए गए हैं, उसमें मैं आप कुछ कॉम्प्रिहेंशन के भी लेक्चर्स जोड़ने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं और सिलोलॉजिज्म, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको ज्वाइन करना है सीसेट कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है वॉशिंगटन कंसेंसस समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू। वॉशिंगटन कंसेंसस इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट, प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, सी है परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, या डी है फ्री मार्केट इकोनॉमी। वॉशिंगटन कंसेंसस। दूसरा सवाल है डेयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे किस जगह लोकेटेड है? डेयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट इज असम, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज मेघालय, या डी इज त्रिपुरा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू द अर्थ शॉर्ट प्राइज। अर्थ शॉर्ट प्राइज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इको ऑस्कर, इसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज एन अवार्ड सेटअप बाय द प्रिंस विलियम एंड द रॉयल फाउंडेशन, यानी कि इसको प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन ने स्टैब्लिश किया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज नेशंस अलोन फॉर डेवलपिंग सोल्यूशंस टू फाइट द क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि नेशंस को ही मिलता है ये अवार्ड फॉर डेवलपिंग द क्लाइमेट क्राइसिस सोल्यूशंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या 2 ओनली, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, आंसर्स मुझे बताइएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के रिगार्डिंग। अभी आप सबको पता होगा कि रिसेंटली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था वो रिलीज किया गया था, है ना, स्पेशली इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। अब उसके अंतर्गत जो यूनियन मिनिस्टर है रिगार्डिंग दैट, उन्होंने एक नया चीज उसमें लॉन्च किया, वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि डीएसएस। आपको ये चीज याद रखना है, डीएसएस याद रखना है, डीएसएस इन द एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व किया गया है। अब पहली चीज आपको याद रखना है कि जो 2018-19 के टाइम पीरियड के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो था, उसने लॉन्च किया था एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग अर्ली वार्निंग देने का काम करेगा ये सिस्टम। किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी ने बनाया था, ठीक है ना। अब इसमें एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम था। अब यहाँ पे ये पहले क्या काम करता था, अलर्ट करता था सिटीजन्स को, पॉलिसी मेकर्स को। अगर एयर क्वालिटी ज़्यादा डिटेरियोरेट होती थी तो उसको उसके रिगार्डिंग अलर्ट भेजता था ताकि लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत एक नई चीज ऐड कर दी गई है, दैट इज द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, वो डिसीजन मैनेजमेंट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। डिसीजन ले सकता है फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो दैट इज द न्यू एस्पेक्ट। एक तरह से एआई का एक एस्पेक्ट है, कहना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो हेल्प करेगा ये पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, है ना, and assist करेगा in taking decisions to manage the air quality. It will assist the decision makers in taking the decision to manage the air quality. तो ये इसका नया काम रहेगा, decision support system का नया काम रहेगा। So that is the thing which is important. अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुशीनगर में, जो अभी रिसेंटली कुशीनगर के बारे में मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है क्या, एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पे एक इवेंट था, अभिधम्म डे के रूप में मनाया गया था महापरिनिर्वाण मंदिर में।
अभिधम्म डे के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे अभिधम्म डे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। देखो अभिधम्म, एक तो पिटक आपने सुना होगा, अभिधम्म पिटक आपने सुना होगा ना, उसी से रिलेटेड है। तो अभिधम्म डे जो है इट इज द एंड ऑफ अ 3 month रेनी रिट्रीट, यानी कि वर्षवास या वसा इसको बोलते हैं, वर्षवास या वसा बोलते हैं। अभिधम्म 3 महीनों के अंत में एक दिन आता है, 3 महीनों का पीरियड रहता है जहाँ पे बुद्धिस्ट जितने भी मॉन्क्स रहते हैं, नन्स रहती हैं, दे आर स्टेइंग एट वन प्लेस एंड वहाँ पे बैठ के वो प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स जो रहते हैं वो 3 महीने तक एक ही जगह में बैठ के प्रे करते हैं। और ये जो अंतिम दिन होता है, ये 3 महीने का पीरियड, ये कहलाता है अभिधम्म दिवस यानी अभिधम्म डे कहलाता है। अब कहानी क्या है अभिधम्म दिवस के बारे में, तो ये माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा इस दिन आए थे बैक टू अर्थ फ्रॉम दी हेवन, हेवन से वापस अर्थ पे आए थे, ठीक है ना, अभिधम्म दिवस के दिन में। एंड ही इज बिलीव टू हैव गॉन टू हेवन टू टीच अभिधम्म पिटक। अब ये क्या माना जाता है कि वो हेवन क्यों गए थे, तो हेवन वो गए थे अभिधम्म पिटक पढ़ाने अपनी मदर को अभिधम्म पिटक पढ़ाने वो गए थे हेवन में। एंड देन उसके बाद लगभग 3 महीने उनको लगे थे इस टीचिंग में, एंड उसके बाद वो वापस आए थे, ही केम बैक टू द अर्थ, ठीक है ना। तो ये 3 महीने के पीरियड के बाद वो वापस आए थे एक्चुअली में अभिधम्म पिटक पढ़ा करके अपनी माँ को फ्रॉम हेवन। एंड दैट इज द रीजन कि जब वो आते तो फिर उसको अभिधम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द हेवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 month। तो इसीलिए 3 महीने तक जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं वो एक ही जगह पे बैठ करके अपना प्रे करते रहते हैं। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अगला जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में जो है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन का, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा जिसको बोलते हैं नेब्रा स्काई डिस्क। इसको याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं नेब्रा स्काई डिस्क कहते हैं। और ये ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन में दिखाया जाएगा, ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन में दिखाया जाएगा नेब्रा स्काई डिस्क। एंड इट इज थॉट टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्टार्स। इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्टार्स कहा जाता है। नेब्रा स्काई डिस्क को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ स्काई कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, स्टार्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन में दिखाया जाएगा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज वाइडली बिलीव्ड टू बी 3600 ईयर्स ओल्ड, लगभग 3600 साल पुराना माना जाता है। एंड ये ब्रॉन्ज एज का माना जाता है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ द ब्रॉन्ज एज। एंड द डेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डिस्क हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सम आर्कियोलॉजिस्ट। कुछ लोग आर्कियोलॉजिस्ट जरूर इस पर सवाल उठाते हैं कि ये इसका डेट नहीं होगा, इसका डेट कुछ और होगा, लेकिन ओवरऑल ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर का डिस्क है, लगभग ब्लू ग्रीन पैटिना एम्ब्लेजन्ड है विद गोल्ड सिंबल्स है, ब्लू ग्रीन पैटिना एम्ब्लेजन्ड है यहाँ पे। इसमें सन मून स्टार्स अलग अलग सोलेस्टिस एंड कॉस्मिक फिनोमिना बना है। तो लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। आपको नेब्रा स्काई डिस्क में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मेरी ड्राइंग वैसे बहुत ही सुंदर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से इसमें स्टार्स बने हैं, फिर एक बड़ा सा सन बना हुआ है, फिर ये यहाँ पे चांद ऐसे बना हुआ है। तो बहुत ही घटिया ड्राइंग कर दी मैंने, है ना। तो दैट इज द हाउ इट लुक्स। नेब्रा स्काई डिस्क इसी तरीके से दिखाई देती, ठीक है ना। जब आप देखेंगे ना तो इसी तरीके से दिखाई देगी। लेट मी ड्रॉ। ये ऐसा गोल डिस्क रहेगी और ये इसके अंदर एक अर्थ बना रहेगा, इस तरीके से एक मून बना रहेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे तारे बने रहेंगे, एक और ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बना रहेगा। इस तरीके से कुछ डिस्क रहेगी या नेब्रा स्काई डिस्क। इसको आप याद रख लीजिए, है ना, जो मैंने बताया उसको याद रख लीजिए। कहाँ पर है ये अब लंदन में दिखाई जाएगी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में दिखाई जाएगी। और वैसे ये आई कहाँ से थी, ये डिस्कवर हुई थी जर्मनी में 1999 में। याद रखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड इन जर्मनी 1999 एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इसको बोला जाता है, ठीक है ना। एंड इट वॉज रिचुअली बरीड अलॉन्ग विद 2 प्रीशियस सॉर्ड्स। इसको रिचुअल के साथ बरी किया गया था। जब ये मिली थी तो इसके साथ 2 तलवारें भी मिली थी, 2 एक्सेस मिले थे, 2 स्पाइरल आर्म रिंग्स मिली थी एंड ब्रॉन्ज चिजल मिला था नियर नेब्रा नाम की जगह थी जर्मनी में। एंड इसी कारण से इसको नेब्रा डिस्क कहा जाता है। नेब्रा नाम की जगह है जर्मनी में जहाँ पे इसको ये मिला था, इसीलिए इसको नेब्रा स्काई डिस्क कहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये ओल्डेस्ट डिपिक्शन है, ओल्डेस्ट कॉन्क्रीट डिपिक्शन ऑफ द स्टार्स, ये याद रखेगा।
अगली न्यूज़ है एलियम नेगियनम, याद रखिएगा एलियम नेगियनम क्या है, तो एक अनियन स्पीशीज है जो कि अभी रिसेंटली हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में मिला है, ठीक है ना। याद रखिएगा एलियम नेगियनम क्या है, एक अनियन स्पीशीज है जो कि कहाँ मिली है, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड में मिला है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 2019 में डिस्कवर हुई थी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी एलियम जीनस जो है बेसिकली कंफर्म किया गया है कि ये एलियम जीनस से बिलोंग करता है। एलियम जीनस क्या होता है, एलियम जीनस एक स्टेपल फूड का जीनस होता है जिसमें गार्लिक एंड अनियन इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा लगभग 1100 स्पीशीज हैं एलियम जीनस के अंतर्गत। एलियम जीनस जब भी आता है तो या तो वो गार्लिक स्पीशीज रहती है या अनियन स्पीशीज रहती है, कि स्टेपल डाइट का स्पीशीज रहता है, ठीक है ना। एंड एलियम का जो वैसे ओरिजिन देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी के रीजन में हुआ है। एलियम नेगियनम याद रखिएगा अनियन स्पीशीज है, कहाँ की, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड की स्पीशीज है एलियम नेगियनम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूज़, याद रखिएगा इसको। एलियम जीनस का मैंने आपको बताया कि ये गार्लिक अनियन जैसे स्टेपल डाइट्स का जीनस है और लगभग 1100 स्पीशीज है जो कि इस जीनस के अंतर्गत आ जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, इंडियन टीम मीट्स तालिबान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे मॉस्को में 10 नेशन जो हैं वो मिले थे, 10 नेशंस मेट एट मॉस्को एंड यहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो 10 नेशंस थे जिन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है, द न्यू रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इंडिया उनमें से एक था। इंडिया ज्वाइंट द 10 नेशन स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजिंग द न्यू रियलिटी ऑफ द तालिबान। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया था उसमें इंडिया भी था एंड उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है द न्यू रियलिटी ऑफ अफगानिस्तान। ये पहली बार है जब इंडिया ने वहाँ पे मिले हैं इस तरीके से, और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए भी उन्होंने कहा है, मतलब दे हैव ऑफर्ड द ह्यूमैनिटेरियन एड टू द रेजीम इन काबुल। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड देने का भी वादा किया है टू द रेजीम इन काबुल, ठीक है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, रिगली मार्स नाम की जो एक मतलब कि वो बनाने वाली कंपनी है, कैंडीज़ बनाने वाली कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, और उसने भी एक कुछ लॉट अपने जो कैंडीज़ के थे वो वापस मंगा लिए थे बिकॉज उसमें जीएम राइस का यूज़ किया गया था, है ना। और यहाँ पे एक खबर आ रही कि महाराष्ट्र की कोई फर्म है जिसने कि जीएम राइस बेच दिया था, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि महाराष्ट्र फर्म सोल्ड द जीएम कंटामिनेटेड राइस। अब हो सकता है गलती से ही हुआ हो, लेकिन इसकी चेकिंग चल रही है कि महाराष्ट्र की जो फर्म थी उसने किस तरीके से भेजा, है ना। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन, याद रखेगा। कुशीनगर नाउ हब फॉर द बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। तो कल मैंने आपको बताया था कुशीनगर के बारे में। अब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जो कनेक्ट करेगा कौन कौन सी कंट्रीज को, जो मेजर बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं। बुद्धिस्ट कंट्रीज के नाम भी लिखे हैं, 12 मेजर बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे जिसमें कि मंगोलिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल, जापान, ये कंट्रीज हैं जो कि प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ के लोग प्रेजेंट थे, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्रीज तो और कौन सी है, चाइना भी है आपके बुद्धिस्ट कंट्रीज ही है, कंट्री में आता है, श्रीलंका आपकी बुद्धिस्ट कंट्री में ही आती है। तो इनको भी याद रखेगा, है ना। इनके अलावा जो बची कंट्रीज है तो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेपाल, जापान, इसके अलावा श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, ये भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है ना। तो ये जो मेजर कुशीनगर एयरपोर्ट है ये एक बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और ये ओवरऑल स्कीम कौन सी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये सर्किट्स वाली स्कीम है, ये स्कीम कौन सी है, ये स्कीम आपकी स्वदेश दर्शन, है ना, याद रखिएगा, स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें अलग अलग सर्किट्स है, लगभग 15 सर्किट्स हैं जिनके नाम मैंने कल आपको बताया भी था। कुछ उसमें रामायण सर्किट भी थे, ट्राइबल सर्किट भी था, रूरल सर्किट भी था, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मिस नहीं करना है। सर्किट्स के नाम एक बार दोबारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर लिख के बताओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको सर्किट्स के नाम याद हो तो दोबारा लिख करके एक बार बताइए, दैट विल बी गुड। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो आज 21 अक्टूबर है, आज पुलिस कमीमोरेशन डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर है, आज के दिन पुलिस कमीमोरेशन डे मनाया जाता है। तो लेट्स मतलब कि 2 मिनट अपन दे सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो साइलेंटली काम करते रहते हैं, आप सबके बीच में काम करते रहते हैं, और आप उनके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सेफ्टी फील होता है कि ठीक है पुलिस है, पुलिस देख रही है ना। सो दैट इज़ द थिंग जो कि थोड़ा सा आपको
सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और अपनी जान की बिल्कुल मतलब वो परवाह नहीं करते हैं। बहुत सारे मतलब बिलीव करेंगे जब आप डेटा देखेंगे कि कितने पुलिस वालों की जान गई है, कितने कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है फॉर दिस कंट्री एज वेल, तो काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा मिलेगा जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लेट्स प्रे एंड लेट्स गिव होमेज टू दीज पुलिस मेंस जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जो आपको लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा कई बार वो हार्श हो सकते हैं, कई बार वो थोड़ा आपको लग सकता है कि ये हार्श हो रहा है या ये है, लेकिन दैट इज ऑल फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर योर वेलबींग ओनली, है ना। तो दैट इज द थिंग विच वी शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है पीएम इनवाइट्स ऑयल मेजर्स टू पार्टनर विद इंडिया। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया जितने भी ऑयल मेजर कंपनीज हैं, जितनी भी ऑयल मेजर इंडिया के लोग हैं, उन सबको किया है। और दूसरी चीज़ की जो मतलब बाहर के भी हैं उनको इनवाइट किया है कि भैया आओ इंडिया के साथ पार्टनरशिप बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी बात चल रही है जिस समय ऑयल की जो प्राइजेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आगे ऑयल प्राइजेस के बारे में, क्या उसके रीजंस है। सबसे पहले एडिटोरियल में आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द कार्बन मार्केट्स कंड्रम एट COP26। अब यहाँ पर है पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखते जाइए, करंट अफेयर्स में भी आप ऐड कर सकते हैं, GS3 में भी इसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है कि आर्टिकल 6 क्या है पेरिस एग्रीमेंट का। तो आर्टिकल 6 का मतलब है पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि आपको बताता है कि क्या क्या मैकेनिज्म होने वाले हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, जो आपको एग्रीमेंट के रूप में यूज़ करने हैं इंटरनेशनल कार्बन मार्केट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। आप सबको पता होगा ना, क्लीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत था, जिसमें आप कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकते हो। देखो मैं क्या आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर आपको ये न्यूज़ बताता हूँ। देखो क्या होता है, कई बार जैसे कोई कंट्री है, सपोज इंडिया एक कंट्री है या एक्स कंट्री अपन मान के चलते, नहीं तो फिर आप लोग फिर उसको याद कर। कोई अगर कंट्री है, सपोज एक्स कोई कंट्री है जिसने अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया है, ठीक है ना, जिसने सपोज अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया है, ठीक है, या उसको एमिट करना था 100 यूनिट, उसने एमिट किया केवल 80 यूनिट, तो 20 यूनिट तो उसने कम एमिट किया। तो इस 20 यूनिट की जगह इस एक्स को हम दे देंगे कार्बन क्रेडिट, CC, हम इसको कार्बन क्रेडिट दे देंगे कि ठीक है आपने चूंकि कम एमिट किया था, तो आपको उस जितना कम एमिशन आपने किया उसके एवज में आपको हमने क्या दे दिया, कार्बन क्रेडिट दे दिया। तो इसको हमने 20 यूनिट्स का कार्बन क्रेडिट, मतलब कि 2 कार्बन क्रेडिट दे दिया। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब कितना है, 10 यूनिट हो गया, क्योंकि इसने 20 यूनिट कम किया था, 100 करना था 80 किया था, 20 मतलब कम किया, तो 20 की जगह 2 क्रेडिट दिए, मतलब एक क्रेडिट का मतलब वैल्यू कितना हो गया, एक क्रेडिट का वैल्यू हो गया 10 यूनिट। अब मान लो कोई दूसरी कंट्री है जिसका कार्बन एमिशन ज़्यादा है, सपोज वो कंट्री कार्बन एमिशन कर रही है कितना, वो कंट्री कर रही है 120 कर रही है, और उसके लिए एलिजिबल थी केवल 100, मतलब केवल वो 100 कर सकती थी, 100 यूनिट कर सकती थी, बट वो 120 यूनिट कर रही है। तो अब ये क्या करेगी, ये 20 यूनिट कहीं और से परचेज करेगी, एक ऐसी कंट्री से परचेज करेगी जिस कंट्री ने 20 यूनिट कम किया हो। तो जो हमारी एक्स कंट्री थी जिसने 20 यूनिट यानी कि 2 कार्बन क्रेडिट कम यूज़ किया था, वहां से अब ये 2 कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी, ये कंट्री खरीद लेगी ये 2 कार्बन क्रेडिट, और इसके पास 20 वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मार्केट मैकेनिज्म होता है, ये कार्बन क्रेडिट कहलाता है, ये मार्केट मैकेनिज्म, कार्बन मार्केट बोलते हैं इसको, कार्बन मार्केट बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी था। तो आर्टिकल 6 जो है ना पेरिस एग्रीमेंट का, वो भी इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजन फॉर यूजिंग इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। तो ये भी जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, वो भी इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजंस फॉर यूजिंग द इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स, जो कि हेल्प करेंगे इन फुलफिलिंग द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर डिसाइड ये करना है, जैसे इंडिया के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपने जो NDCs है पूरा करके अपने कार्बन क्रेडिट्स को बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, जो कि एक प्राइवेट मैकेनिज्म हो जाएगा जिससे कि मनी भी मिल सकता है, या फिर उनका यूज़ करके अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहता है। तो ये बड़ा सवाल रहेगा। डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील गेन्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कार्बन मार्केट्स अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पे लिखा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील हो गया, इन्होंने क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो था, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया हुआ है UPSC में कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना।
क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्री ने काफ़ी बेनिफिट लिया है। और यहाँ पे जैसे जो मैंने आपको बताया ना, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस बोलते हैं, CER, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने कम एमिशन किया है, फिर आप इस सर्टिफिकेट को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्रेडिट्स, जिनको क्या कहा जाता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस कहा जाता है, ये इशू किए जाते हैं और फिर आप इन सर्टिफिकेट्स को अगर चाहो तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इनकी बाकायदा वैल्यू होती है जिनको फिर आप बाद में सेल भी कर सकते हो। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस कहा जाता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, और फिर आप अगर चाहो तो इनको सेल भी कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा है, हाउ एवर विद द रेटिफिकेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट द रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन चेंज। तो इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, रूल्स, मैकेनिज्म है लेकिन रूल्स थोड़ा चेंज कर दिए गए। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, अनलाइक द क्योटो प्रोटोकॉल नाउ इवन डेवलपिंग कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू हैव मिटिगेशन टारगेट्स। अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो था वो मतलब कि पहले डेवलपिंग कंट्रीज को मिटिगेशन टारगेट्स नहीं थे, बट क्योटो प्रोटोकॉल के जैसा इसमें तो नहीं है, पेरिस डील में क्योटो प्रोटोकॉल जैसा नहीं है, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी मिटिगेशन टारगेट्स बनाए गए हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है कि या तो वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल करें, या तो वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेव करके रखें ताकि उनके टारगेट्स पूरे हो सकें। अगर उनके खुद के टारगेट्स हैं, वो भी अपने कार्बन क्रेडिट्स को यूज करेंगे, है ना, फ्यूचर टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा डिबेट है जो कि रहेगा। नाउ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द न्यू मार्केट मैकेनिज्म इज मच मोर देन अ टूल फॉर अचीविंग मिटिगेशन टारगेट्स अंडर द एनडीसीज। पहले जैसा ये देखा जाए तो इट शुड हेल्प प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है उससे थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर प्रमोट होता है, एक अच्छा मैकेनिज्म है। मनी भी इससे जनरेट कर सकते हैं, या ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ा सवाल ये रहेगी, क्या कंट्रीज उसका यूज़ करेंगी मनी जनरेट करने में, या फिर उनको सेव करेंगी ताकि आगे के अपने टारगेट्स को पूरा किया जा सके। तो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि 3 क्रिटिकल इशू रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द डिस्कशन ऑफ आर्टिकल 6। 3 ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है CDM ट्रांजिशन, दूसरा है अकाउंटिंग रूल्स, एंड तीसरा है शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू द अडेप्टेशन फंड। ठीक है ना, तो 3 बड़े सवाल रहेंगे जिनको कि डिस्कस किया जाएगा। CDM ट्रांसमिशन, यानी कि अगर आप देखें तो किस तरीके से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से ये जो नया सिस्टम है इसमें ट्रांजिशन किस तरीके से होगा। ठीक है ना, क्या पुराना जो मतलब मैकेनिज्म था उसको मतलब रिस्पेक्ट किया जाएगा या उसके कार्बन क्रेडिट्स का यूज़ किया जाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा कि आप क्या उसके जो उस प्रोजेक्ट के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स के क्रेडिट थे, क्या आप उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे या नहीं करोगे। देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के, देखो यही रहता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कार्बन क्रेडिट्स थे। अब वो कार्बन क्रेडिट्स अगर आप यहाँ पे पेरिस में ट्रांसफर करोगे, पेरिस डील में ट्रांसफर कर रहे हो सपोज, तो अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये जो नए क्रेडिट्स हैं उनका यूज किस तरीके से करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज। क्या उनका यूज अपने INDCs को पूरा करने में करेंगी या फिर सेल कर देंगी। तो लेकिन वो ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या वो ट्रांजिशन होगा, क्या उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, दैट इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा है कि हाउएवर सम कंट्रीज हैव कास्ट डाउट्स ऑन द इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी ऑफ दीज क्रेडिट्स एंड व्हाइल देयर इज ग्रेटर एक्सेप्टेंस फॉर ट्रांजिशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज द सेम इज नॉट द केस फॉर ट्रांजिशन ऑफ क्रेडिट्स। तो यहाँ पे एक जो सवाल है वो ये है कि क्या उन क्रेडिट्स का ट्रांजिशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कई कंट्रीज ऐसी में जिन्होंने इसके अगेंस्ट भी बोला है कि क्रेडिट का ट्रांसफर जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाएगा। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या क्रेडिट्स का ट्रांजिशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरा है अकाउंटिंग रूल्स। अब जो आर्टिकल 6(4) है वो बताता है कि किस तरीके से अकाउंट किया जाएगा, किस तरीके से काउंट किया जाएगा, है ना, और किस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, या मिटिगेशन एक्टिविटीज जो ली जाएंगी। ठीक है ना, तो बेसिकली वही कि किस तरीके से अकाउंट किया जाएगा, किस तरीके से कंट्री परचेज करेगी, वो रूल्स कैसे होने वाले हैं ये देखने वाला है। ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एमिशन रिडक्शन ट्रांसफर को। यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हैं, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी checked and that is again going to be discussed in the COP26। जो COP26 है वहाँ पे ये भी डिस्कस होना चाहिए। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि ये अकाउंटिंग जो रूल्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑथर ने लेकिन ये भी कहा कि ये जो सेल वेल करना है, क्रेडिट वेडिट, ये सब काम किसका है, सेल करना, परचेज करना, ये डेवलप्ड कंट्रीज का काम है। डेवलपिंग कंट्रीज तो अपना यही देख लें कि हाँ मिटिगेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
एंड ये जो अडेप्टेशन फंड की बात है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अडेप्टेशन फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अडेप्टेशन फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अडेप्टेशन फंड में बहुत ज़्यादा फंड है नहीं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी फंड इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड डेवलपिंग कंट्रीज ज़रूर बार बार फोकस करते हैं कि भैया आप एसओपी डेवलप करो, आप इसको मतलब कि क्यों ऐसा नहीं करते हो कि आप फंड को बार बार मतलब रिप्लेनिश करते हो, या डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों आप नहीं बोलते कि आप उसको करें। लेकिन अभी भी सीवियरली अंडर फंडेड है, ये अडेप्टेशन फंड है ना, ये बहुत ही सीवियरली अंडर फंडेड है। तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स रहेंगे जो मेजर डिस्कशन के रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द आउटलाइंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब यहाँ पे जो ऑथर ने बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने बोली कि अब एक नया थ्रेट, एक नया वॉरफेयर का मैकेनिज्म आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं साइबर वॉरफेयर, ठीक है ना। अब साइबर वॉरफेयर आ चुका है। दूसरी चीज ऑथर ने जो फोकस की वो की कि इसके साथ एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है। हम सब जानते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, साइबर वॉरफेयर फ्रंट में आ ही चुका है ना, और एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स बन चुके हैं, मतलब रिमोट लोकेशन से भी आप एक्ट कर सकते हो। तो रिमोट की जो रिमोट लोकेशन से आप जो कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो ऑथर ने कहा ये सब जो मैकेनिज्म्स है ना, ये कंट्रीज़ को इक्वल करती जा रही है। मतलब कि अब छोटी कंट्री अगर कोई, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका एरिया वाइज बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन सपोज करो कि श्रीलंका ने खूब सारा एआई डेवलप कर लिया, खूब सारा साइबर वॉरफेयर डेवलप कर लिया, तो वो किसी बड़ी कंट्री के बराबर ही तो हो गई, है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये जो इक्वलाइजर इफेक्ट है, ये जो इक्वलाइजर इफेक्ट है, ये प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजीज, मतलब ये जो वेपन्स हैं, जो साइबर वॉरफेयर के वेपन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो इस तरह के डिजिटेक और रिमोट ड्रोन कंट्रोल चीज़ें हैं, तो ये नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज को एम्पावर करती हैं साइबर टेक्नोलॉजी से। तो वो फिर एक तरीके से रशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना जैसी हो जाती है, मतलब कि साइज फिर मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। इसलिए ऑथर ने कहा कि जियोग्राफिकल लैंड साइज और जीडीपी साइज विल बी इररेलेवेंट इन वॉर मेकिंग कैपेसिटी और डिटरेंस। तो अगर आप वॉर मेकिंग कैपेसिटी या डिटरेंस को देखोगे तो वहां पे फिर साइज जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगी, अगर आप इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को देखो तो। दूसरा इन्होंने ऑथर ने कहा है कि फंडामेंटल चेंजेस आर इंटायरली ड्यू टू द अर्लियर 20th सेंचुरी इनोवेशंस इन द साइबर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जो चेंजेस आए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे ड्रोन्स, रोबोट्स, सैटेलाइट, एडवांस्ड कंप्यूटर्स, वेपन, ये सारे और ज़्यादा डेवलप हो गए। इन्हीं कारणों से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी ये सब और डेवलप हुई, और इन कारण से ये जो वॉरफेयर है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और साइबर वॉरफेयर के लिए हमको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगला क्रूशियल वॉरफेयर आने वाला है वो साइबर वॉरफेयर ही आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस को ही ट्रैक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसी को ट्रैक करने की ज़रूरत है ना, साइबर वॉरफेयर को। दैट विल बी द नीड ऑफ द आवर। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें कही। तो ऑथर ने कहा कि हमको अपने एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि इन सारी चीज़ों को मतलब देखे, समझे और इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करे खुद को। तो हमको एक ऐसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए जो इन चारों को देखे। अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 4 मेन डायमेंशंस रहेंगे, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि इस जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 4 डायमेंशन रहेंगे। पहला तो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली हमको डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमको कौन से एस्पेक्ट से अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। मतलब कि हमको अपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमको टारगेट नेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हमको उनके मूव्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि डिसओरिएंट करते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें हमको पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड है प्रायोरिटीज, मतलब कि हमको फ्यूचर को देखते समय नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज भी सेट करनी पड़ेंगी। मतलब कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। हमको टेक्नोलॉजीज प्रायोरिटाइज करने की, हमको पहले कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हो गया, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर हो गया, थोरियम फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, एंटी कंप्यूटर वायरसेस हो गए, न्यू इम्यूनिटी क्रिएटिंग मेडिसिन हो गई, है ना। इन सारी चीज़ों पे हमको फोकस करना है, लेकिन इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पहले हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा साइंस, मैथमेटिक्स, एजुकेशन को पहले हमको ये डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को वो कर सकते हैं। तो दैट इज द बिग थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। तीसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो नई बने उसमें हमको तीसरी चीज स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है। मतलब स्ट्रैटेजी विल बी रिक्वायर्ड फॉर न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम डेवलप करते हैं, कंट्री लेवल की स्पेसिफिक, कंट्री लेवल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी हमको बनानी पड़ेंगी। जैसे कि हमको पहले डेवलप करना पड़ेगा, चाइना की अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, श्रीलंका की अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, म्यांमार के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको डेवलप करनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। दैट इज, और चाइना इन सब की टेक्नोलॉजीज को भी देख कर ही हमको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई ये लोग खुद कितना ज़्यादा एडवांस्ड है, तभी तो स्ट्रैटेजी आप डेवलप करोगे। अगला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो मतलब कि जो मेन जो चीज़ लाई करेगी वो रहेगी रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो हमको डिमांड डेफिसिट या डिमांड सप्लाई को देखते हुए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, है ना। एंड कमोडिटी सर्विसेज किस तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, कहाँ पे, उनके हिसाब से रखते हुए हमको जो रिसोर्स है वो मोबिलाइज करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि यूज करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज, है ना। तो यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन चौथा रहेगा, मतलब कि जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है उसको बना करके रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो हमारे फेवर में है। डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है ना, किसी तरीके से, और सप्लाई उसके हिसाब से हमेशा आती रहे। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ भी हमको देखनी पड़ेंगी। अगला इज द कोल क्राइसिस ओवर। तो यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया कि कोल क्राइसिस बहुत ज़्यादा था रिसेंटली, है ना। आपने देखा कि हमको 1 बिलियन मिलियन टन्स की ज़रूरत थी, 1 बिलियन मिलियन टन्स की, लेकिन हमको केवल 800 मिलियन टन्स ही कंट्री में अवेलेबल कोल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑथर ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा कोल शॉर्टेज थी, और इस कोल शॉर्टेज को ही क्राइसिस कहते हैं। जब शॉर्टेज लॉन्ग टाइम तक के लिए रहती है तो फिर वो क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही चीज़ थी कि ये क्राइसिस हो गई थी कोल की। अब ऑथर ने कहा कि अभी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी कोल की क्राइसिस चल रही है। ये कोल क्राइसिस क्यों आई, इसके कुछ रीजंस ऑथर ने दिए, तो वो हम देख लेते हैं। पहला जो रीजन दिया है वो दिया है कि इंक्रीज इन डिमांड, मतलब पावर के लिए जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जाने से कोविड के बाद, है ना। पोस्ट पैंडेमिक जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई उसमें पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, इंटरनेशनल प्राइसेस जो कोल के थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इंटरनेशनल प्राइसेस कोल के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कोल के इंपोर्ट्स घट गए थे, इसलिए कोल के इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा घट गए थे। तीसरा था अनसीजनल रेनफॉल, जो हाई रेनफॉल था, या कहना चाहिए फ्लड्स भी बहुत बड़े रीज़न थे कि कई रीजन में फ्लड्स आ गए थे, इस कारण से कोल का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो ये तीसरा रीज़न है। चौथा है मिसमैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन। चौथा जो रीज़न है वो है सप्लाई चेन का मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ, कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। ये बहुत बड़े रीजंस हैं, एंड सप्लाई तो था ही। तो ये 4-5 बड़े कारण हैं जो कि कोल का क्यों शॉर्टेज आया। एंड इसके अलावा CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैनेज करता है कोल को, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था कोल शॉर्टेज के लिए, ठीक है ना। क्योंकि 80% इंडिया का कोल जो है वो कौन मैनेज कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड ही मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नॉन कोल इंडिया लिमिटेड वाला कोल ग्रुप है उसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है। अब देखो, कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले 4-5-6 सालों से कोई कोशिश नहीं की कि जो प्रोडक्शन है कोल का वो बढ़े। तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया लिमिटेड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर वो कोल प्रोडक्शन बढ़ाते रहते 8-9% से भी हर साल, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर रहे होते ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो कोल इंडिया लिमिटेड का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के फंड्स जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी हो गई थी। तो गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि वो कोल इंडिया लिमिटेड से फंड्स को स्क्वीज ना करे। तो दैट इज द सजेशन विद ऑथर गिव्स कि यहाँ पे आपको कोल इंडिया लिमिटेड से इस फंड्स को स्क्वीज नहीं करना है, आप उनको फंड्स प्रोवाइड करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनको कम करके रख दीजिए, तो आप उनको फंड्स प्रोवाइड करिए। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि आप उनको प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन अगेन मूव विद मी, आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जेल्ड रशियन अपोजिशन लीडर विंस टॉप EU प्राइज। तो रशियन अपोजिशन लीडर आपको पता है नवलानी, अलेक्सी नवलानी ना, इनको मिला है यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज। यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज इनको मिला है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज इनको दिया गया है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ये अपोजिशन लीडर थे जो कि व्लादिमीर पुतिन के रिगार्ड आप अपोजिट बैठे थे, है ना। ये अपोजिशन लीडर थे। दैट इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज है ये।
पेंटागन चीफ अर्जेस मोर ब्लैक सी सिक्योरिटी टाइज। तो यहाँ पे पेंटागन के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि भैया आपको सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली रशिया का जो बढ़ते हुए कदम है, रशिया के जो कदम बढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं। किसके रिगार्डिंग? वो हार्मफुल हो रहे हैं फॉर द पीस ऑफ ब्लैक सी, क्योंकि रशिया जो है वो ब्लैक सी को भी क्या कर रहा है? मिलिटराइज कर रहा है। ये उनके चीफ का कहना है कि रशिया जो है वो ब्लैक सी को मिलिटराइज कर रहा है और उसको रोकने की जरूरत है। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि उसको रोकने की जरूरत है। ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल टेल मी द आंसर। ब्लैक सी को टच करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है? अब इस न्यूज में 2-3 कंट्रीज के नाम थे कि जॉर्जिया और यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जॉर्जिया और यूक्रेन जो है वो नाटो के मेंबर नहीं है। दूसरा याद रखना है आपको कि रोमानिया फुल मेंबर है नाटो का। नाटो का फुल मेंबर है कौन? रोमानिया फुल मेंबर है नाटो का। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है ना, इसको एक और चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि ये रोमानिया जो है फुल टाइम मेंबर है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो जॉर्जिया यूक्रेन है दे आर नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर बाद में पूछ लेता है। हाई ऑयल प्राइजेस विल सैप द ग्लोबल रिकवरी। अब यहाँ पे इंडिया का कहना है कि भैया अगर ऑयल प्राइजेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर जो हमारी ग्रोथ हो रही है ना वो किसी मतलब की नहीं रह जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इस तरीके से प्राइस बढ़ते रहे तो फिर ग्रोथ कहाँ दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे ओपेक कंट्रीज से, ओपेक प्लस कंट्रीज से इंडिया ने कहा है कि भैया आप प्रोडक्शन कट मत करो। देखो ओपेक कंट्रीज क्या करती हैं, वो प्रोडक्शन कट कर लेती हैं। अब देखो कॉमन सी बात है, अगर वो प्रोडक्शन कट कर लेंगी, प्रोडक्शन कम कर देंगी, तो मतलब कि सप्लाई जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई डिक्रीज हुआ जहाँ पे, तो वहाँ पे प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्राइसेस विल इंक्रीज। तो ये एक खेल है जो सप्लाई और डिमांड का चलता रहता है। डिमांड तो नहीं घट रही है लेकिन सप्लाई कम कर रहे हैं ओपेक प्लस कंट्रीज वाले, ठीक है ना। इस कारण से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या क्या रीजंस हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के? लेट मी टेल यू दैट वन बाय वन, है ना। प्राइसेस अब क्यों है? क्योंकि स्लो प्रोडक्शन है बाय ओपेक प्लस। ओपेक प्लस कंट्रीज प्रोडक्शन कम करके रखी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें तो जो यूएस था वहाँ पे डिसरप्शन में सप्लाई के ईडा हरिकेन आया तो वहाँ पे डिसरप्शंस हुए। फिर लोअर देन एक्सपेक्टेड नेचुरल गैस सप्लाईज फ्रॉम रशिया ने वहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाईज को कम कर दिया। तो ये 3-4 मेजर रीजन है कि ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दैट इज द थिंग। इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? इंडिया चूंकि अपना बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो खरीदता है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे। हमारा जो फ्यूल प्राइसेस पे होने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। यहाँ पे PNG CNG के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। और ऑलरेडी इंटरनेशनल कोल जो प्राइसेस हैं बढ़े हुए हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, है ना। तो ये सारे इंपैक्ट है जो कि पड़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में बता दूं कि ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं, ओपेक तो पता है आपको 13 कंट्रीज हैं ओपेक के अंतर्गत। ओपेक के अलावा जो बाकी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उनको ओपेक प्लस बोलते हैं। उनमें आते हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ये कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा। ये ओपेक प्लस के मेंबर हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ठीक है ना। दीज आर द कंट्रीज। इनको भी आप याद रख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।